हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज इन ऑर्डर टू सक्सीड वी मस्ट फर्स्ट बिलीव दैट वी कैन। सफल होने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है, सबसे पहला जो प्रयास है वो यही है कि आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हैं आप उसको हासिल करने के काबिल हैं, लायक हैं और आप वो हासिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। Embracing small moments and choosing to smile can transform not just our day. Embracing मतलब अपनाना, एक्सेप्ट करना, गले लगाना, छोटे छोटे पलों को एम्ब्रेस करना, उनको अपनाना और उन पलों में ये चूज़ करना कि मुझे मुस्कुराना है। ये ना सिर्फ हमारे जीवन को, हमारे दिन को बना सकता है, हमारे दिन को चेंज कर सकता है, बट द लाइव्स ऑफ दोज अराउंड अस, बल्कि जो हमारे आसपास में लोग रह रहे हैं उनका दिन भी बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, मेकिंग द वर्ल्ड अ हैप्पियर प्लेस, और जिसकी वजह से दुनिया जो है एक खुशनुमा जगह बन सकती है। आई हैव ऑफन वंडर्ड इफ हैप्पीनेस इज अ चॉइस और एन एफर्ट। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि मैंने अक्सर ये सोचा है कि भाई क्या खुशी एक चॉइस है या एक प्रयास है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास ये मटेरियल आ जाएगा, ये मटेरियलिस्टिक चीज़ आ जाएगी, मैं ये चीज़ अचीव कर लूँगा तब मैं खुश होऊंगा। तो क्या वो खुशी है? एज आई हैव एज्ड I realize that it is a choice for which one needs to make an effort. जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी मैंने ये रियलाइज़ करा, ये समझा कि व्यक्ति की चुनाव होता है, चॉइस होती है कि मुझे खुश रहना और इसके लिए व्यक्ति को प्रयास करने पड़ते हैं। यानी कि ये दोनों ही चीज़ों का मिला जुला इफेक्ट है। I understand that happiness derived out of immersing oneself in the moment is also meditative. बोल रहे हैं कि मुझे ये पता है, मुझे ये समझ में आया है कि खुशी जो है वो किसी भी मोमेंट में, किसी भी पल में डूब जाने से मिलती है और ये भी मेडिटेटिव फॉर्म ही होती है, मेडिटेशन का ही एक जरिया होता है। यानी कि थॉटफुलनेस आपको दिखानी है, आप जीवन को उस पल में जी रहे हैं तभी आप उसको एंजॉय कर पाएंगे। A few years back, I was standing in the airport security queue. बोल रहे हैं कुछ साल पहले की बात है, मैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी का जो लाइन होती है ना, कतार होती है, मैं उसमें खड़ा था। विद अ ग्रम्पी फेस, ग्रम्पी मतलब चिड़चिड़ा सा, ऐसा अजीब सा गुस्से वाला फेस बना के खड़ा था। इट वॉज एन early morning flight for which I had to wake up in the dead of the night. Dead of the night मतलब उस समय में जब पूरी रात सुनसान होती है, सन्नाटा होता है। तो बोल रहे क्योंकि मेरी अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट थी तो मुझे जल्दी सुबह जल्दी उठना पड़ा जब सब सन्नाटा था सब तरफ। I was also stressed as I had to make a presentation to my board of directors in a few hours. मैं इसलिए भी तनाव में था, इसलिए भी स्ट्रेस में था क्योंकि मुझे कुछ ही घंटों बाद अपनी एक प्रेजेंटेशन देनी थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने। इन शॉर्ट आई हैड नो रीजन्स टू बी हैप्पी। यानी कि अगर संक्षेप में कहें तो मेरे पास खुश होने के लिए कोई रीज़न नहीं था, कोई कारण नहीं था। इन द सेल्फ मेड ग्लूम सराउंडिंग मी, तो ये जो सेल्फ मेड, खुद से तैयार की गई उदासी थी जो मेरे आसपास में फैली हुई थी, जिसने मुझे घेर रखा था। माई आईज फेल ऑन एन ओल्ड जेंटल, मेरी आंखें, मेरी निगाह पड़ी एक बहुत बूढ़े से व्यक्ति के ऊपर। स्टैंडिंग पेशेंटली इन फ्रंट ऑफ मी, जो कि बड़े ही पेशेंटली, बड़े ही धैर्य से मेरे आगे खड़ा था। His cheerful disposition का मतलब क्या होता है? स्वभाव। तो बोल रहे हैं कि उनका जो बड़ा खुश मिजाज सा स्वभाव था, even at that early hour, वो भी इतनी सुबह के समय में, डिस्पाइट द स्ट्रगल टू नेविगेट द स्लो मूविंग लॉन्ग क्यू, वो भी किसके बावजूद, जो इतना धीमी गति से चलने वाला लंबा सी कतार थी उसमें धीरे धीरे मूव करने के स्ट्रगल के बावजूद, एंड द ब्रॉड स्माइल ऑन हिज फेस, और उनके चेहरे पे जो एक बड़ी सी मुस्कान थी, एज ही वॉक जॉन्टिली फॉर द मैंडेटरी चेक। जॉन्टिली मतलब मस्ती में, वो और कब थी वो स्माइल उनके ऊपर, उनके चेहरे पे जब वो मस्ती से चेक की तरफ, जो रूटीन चेकअप होता है वहाँ पे, उसकी तरफ बढ़ रहे थे। was enough to light up the faces of everyone around him. वो काफ़ी थी, उनकी ये मुस्कुराहट जो थी, मस्ती भरी मुस्कुराहट, मस्ती भरी चाल जो थी, ये काफ़ी थी जो भी उनके आसपास में लोग थे उन सबके चेहरों पे खुशी लाने के लिए। लाइट अप मतलब रोशनी करना, खुशी लाना। ठीक है, ही स्माइल्ड एट द सिक्योरिटी पर्सनल, उन्होंने जो सिक्योरिटी पर्सनल वहाँ पे थे, सिक्योरिटी में के जो लोग थे उनकी तरफ मुस्कुराया।
asked his name, उसका नाम पूछा, introduced himself and still laughing. बोल रहे हैं कि उसने खुद को वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया कि हेलो मेरा नाम सो एंड सो है, मैं तो ये करने जा रहा हूँ. होते हैं ना बुजुर्ग लोग, हाँ बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, अच्छा मैं तो अपनी बेटी के पास जा रहा हूँ, मेरा जवाई ये करता है, तुम कौन सी कंपनी में काम करते हो. तो वो लोग कितना खुश मजा, किसी भी अजनबी से वो अपनी सारी डिटेल्स खुद की भी बता रहे होते हैं, उनकी भी पूछ रहे होते हैं. एंड फिर भी वो खुश था, मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था. पिक्ड अप हिज कैबिन बैगेज, फिर उसने अपना जो कैबिन बैगेज होता है कि आप बाकी सामान तो आपका जो है वो लगेज सेक्शन में जाता है, ठीक है, उसको आपको कैरी, वो आपको खुद को कैरी नहीं करना पड़ता, लेकिन कुछ सामान होता है जो आप अपने साथ केबिन में ले जा सकते हैं. केबिन के ऊपर जो रैक एरिया बना होता है उसमें आप रख सकते हैं. तो उसने कैबिन बैगेज उठाया एंड मूव्ड ऑन विद अ स्प्रिंग इन हिज स्टेप्स, और वो फिर आगे बढ़ना लगा. स्प्रिंग इन हिज स्टेप्स का मतलब है उत्साह से आगे बढ़ने लगा. द यूजुअली टैसिटर्न सिक्योरिटी स्टाफ केप्ट लुकिंग एट द रिट्रीटिंग बैग. बोल रहे हैं जो आम तौर पे टैसिटर्न मतलब बिल्कुल क्वाइट मौन से सिक्योरिटी स्टाफ होते हैं, वो ज़्यादा बोलते नहीं है, ज़्यादा हंसते नहीं है ना, वो ज़्यादातर सीरियसली अपना बस काम कर रहे होते हैं. वो क्या कर रहे थे, उसकी रिट्रीटिंग मतलब पीछे हटती हुई, यानी कि दूर जाती हुई पीठ को देख के मुस्कुरा रहे थे. विद अ स्माइल ऑन हिज फेस, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ में. वी हैड अ लाफ्टर क्लब इन माई कॉन्डोमिनियम कॉम्प्लेक्स. बोल रहे हैं कि मेरे जो रेजिडेंशियल एरिया है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, उसके कॉम्प्लेक्स में भी एक लाफ्टर क्लब है. दीज सेक्साजेनेरेनियंस और 2 ऑक्टोजेनरेनियंस. सेक्साजेनरेनियंस मतलब जो 60 साल की एज ग्रुप के लोग हैं. 2 ऑक्टोजेनरेनियन मतलब 80 साल की एज ग्रुप के लोग के बीच का, यानी कि 60 से 80 के बीच के जो लोग हैं. बर्स्ट इनटू लाफ्टर एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट. ड्रॉप ऑफ अ हैट मतलब तुरंत ही. वो उनको हंसने के लिए बोलते हैं ना, लाफ्टर क्लब्स होते हैं, वो जोर से हंस रहे होते हैं ठहाके, तो वो कोई रीजन थोड़ी होता है उनको हंसने के लिए, वो तो ऐसे ठहाके मार रहे होते हैं. और फिर वो जो उनकी हंसी है वो इतनी कंटेजियस होती है कि उसके आसपास के जो यंग लोग हैं, जो आमतौर पर वैसे शर्माते रहते हैं, अपने पेरेंट्स को मना करते रहते हैं ऐसे मत करो वैसे मत करो, वो लोग भी हंस रहे होते हैं उनको देख के. खुल के नहीं पर मन तो हंस रहे होते हैं, ठीक है. तो बोल रहे हैं कि ये जो लोग होते हैं 60 से 80 वर्ष के लोग जो होते हैं, ये तुरंत ही एकदम से ही हंसने लग जाते हैं. ऑब्लिवियस टू द स्मर्क्स ऑफ द अदर वॉकर्स. स्मर्क्स मतलब व्यंग्यात्मक हंसी, जो दूसरे लोग इनका मजाक उड़ा रहे होते हैं उससे अनजान, जो दूसरे वहाँ पे वॉकर्स होते हैं, मॉर्निंग वॉक करने आए हैं, घूमने फिरने आए हैं लोग, सुबह सुबह एक्सरसाइज करने आए हैं, उनके जो मजाकिया ढंग से, इनको देख के मजाकिया ढंग से जो वो हंसी उड़ा रहे हैं इनकी, उससे ये लोग अनजान होते हैं. The laughter is forced, but the young at heart are immersed in the act. बोल रहे कि हालांकि ये जो लाफ्टर होता है ये फोर्स्ड होता है, मतलब वो लोग के कारणबद्ध वहां पे कर रहे हैं, वो लोग हंसना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनकी एक्सरसाइज का पार्ट है, तो ये फोर्स्ड है. लेकिन फिर भी क्योंकि वो लोग दिल से इतने जवान हैं, युवा हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो इस पूरे कार्य में डूब जाते हैं. दे हैव चोजन टू वर्क फॉर हैप्पीनेस. उन्होंने सिलेक्ट करा है, उन्होंने चूज करा है कि हम अपनी खुशी के लिए काम करेंगे. अनमाइंडफुल ऑफ द वरी ऑफ द मोमेंट. उस पल में क्या चिंता है क्या. अब ऐसा तो नहीं कि वो जो सब लोग आए हैं उनके घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, उनके जीवन में कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तकलीफ नहीं है, लेकिन वो उस समय पे उस मोमेंट को जी रहे हैं, वहां पे वो हंस रहे हैं. उसके बाद में देखना वो लाफ्टर जो होता है वो उनकी पूरी एक्सरसाइज का एंड मोमेंट होता है. उसके बाद वो कई सारे लोग अपनी अपनी कुछ बातें कर रहे होते हैं, हंसते खेलते जा रहे होते हैं अपने अपने घरों पे, ठीक है. लेकिन जब सुबह सुबह आ रहे होते तब कई लोग अपने घरों की चर्चा कर रहे होते हैं कि यार बहू ने ऐसे किया, बेटी ने ऐसे किया, जवाई ने ऐसे किया, अब रिटायर हो गए हैं, अब क्या करेंगे, ये वो है ना, या वाइफ के साथ में ऐसे बात बन गई, मेरी मनपसंद का खाना नहीं बना रहे. तो इस तरीके की कुछ छोटी मोटी डिस्कशन. लेकिन जाते वक्त वो ना जो उस मोमेंट पे लोगों की हंसी निकली है, एक्सरसाइज करी है, आज ये नहीं करा, आज वो फलाना बंदा नहीं आया, इस तरीके की बातें चल रही हो, तो वो भी हंसी खेलने में. Children do not need a reason to be happy. बच्चे होते हैं, उनको खुश होने का कोई बहाना नहीं चाहिए, कोई कारण नहीं चाहिए, हमेशा खुश रहते हैं. They do not even have to fake it. उनको झूठ भी नहीं, इसकी एक्टिंग भी नहीं करनी पड़ती. Each moment is a miracle for them. उनके लिए हर पल एक जादुई पल है. It would not be wrong to say that they live in the moment. तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वो उस पल में जी रहे होते हैं. कभी बच्चों को स्कूल में पनिशमेंट भी मिली होती है कि हाथ बाहर हैंड्स अप करके बाहर खड़े हो जाओ क्लास के, तो वो लोग आपस में गप्पे मार रहे होते हैं, कुछ ना कुछ मस्ती का रीजन ढूंढ लेते हैं. मुर्गा बनाया है तो भी. द प्योरिटी
and the sheer joy of their happiness is a sight to behold. बोल रहे हैं कि जो उनकी प्योरिटी होती है, उनकी मासूमियत होती है, और जो केवल साफ सुथरा कंप्लीट खुशी होती है, जॉय होती है उनकी खुशी में, वो साइट टू बी होल्ड मतलब वो एक अद्भुत दृश्य है, वो देखने योग्य दृश्य है. आई वॉज अ यंग बॉय ऑफ 9. मैं 9 साल का युवा लड़का था. माई ब्रदर वॉज 8. मेरा भाई 8 साल का था. वी वर हैविंग एनुअल स्पोर्ट्स इन आवर स्कूल. हमारे स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स चल रहे थे. द विंटर डेज वर ग्लोरियसली सनी. और जो विंटर के दिन थे उसमें काफी अच्छी खासी धूप निकली हुई थी. इट वॉज अ pleasure to sit on the boundary wall to watch the young athletes. और हम लोग जो स्कूल की बाउंड्री वॉल थी उसके ऊपर बैठ के यंग एथलीट्स को देख रहे थे. तो ये काफी हमारे लिए अच्छा रोमांचक मोमेंट था, प्लेजरफुल मोमेंट था. इट वॉज एन इक्वली सेटिस्फाइंग एक्ट टू क्लैप फॉर द विनिंग हीरोज. और उतनी ही संतुष्टि हमें जीतने वाले जो लड़के थे, जो भी एथलीट्स थे, उनके लिए तालियां बजा के मिल रही थी. आपका कोई जरूरी थोड़ी कि वहां पे जो लोग जीत रहे हैं वो आपके कोई जानकार हों, नहीं ना. एथलीट्स जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें से आप किसी को जानते हो, लेकिन बस है खुशी में तालियां बजाए जा रहे होते हैं. वी लॉस्ट सेंस ऑफ टाइम. हमें समय का पता नहीं चला. सो एब्जॉर्ब्ड वर वी इन द प्लेजर ऑफ द मोमेंट. हम उस मोमेंट में इतना खोए हुए थे कि हमें समय का पता नहीं चला. दिस लेड माई वरिड एंड इरेट फादर टू मार्च टू द स्कूल एंड ड्रैग अस बैक होम. लेकिन वो बच्चे थे तो उनके पिताजी क्या थे, वो तो आज जो जिस पीढ़ी में, जिस दौर में हम गुजर रहे हैं उसी दौर से गुजर रहे थे उस समय. तो इसकी वजह से क्या हुआ, मेरे चिंतामय मतलब चिंतित पिता और इरेट मतलब क्रोधित पिता को स्कूल तक आना पड़ा ताकि वो हमें लेकर जा सकें घर वापस. The lasting memory is that our sitting on the boundary wall lost in the joy that it afforded us and not the subsequent thrashing. बोल रहे हैं तो हमारे जहन में जो एक छाप पड़ गई, एक स्थायी, एक परमानेंट मेमोरी बन गई. वो किस चीज़ की बन गई कि हम बाउंड्री वॉल के ऊपर चढ़ के बैठे थे, वहाँ पे हम लोग इतना मस्ती करी हमने, जो हम उस समय पे अफोर्ड कर सकते थे. यही थी उस समय की खुशियाँ. ठीक है, आज तो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाना, कहीं घूमने फिरने जाना, दूर दराज की जगहों पे, ये हैं बड़ी बड़ी खुशियाँ. लेकिन उस समय पे तो यही खुशियाँ थी. उनके लिए वही मोमेंट जो है उनकी याद बन गया, ना कि बाद में पड़ी हुई मार, यानी कि घर जाके उनकी पिटाई हुई होगी. ठीक है, लेकिन उनको वो चीज़ इतनी दुखदायक, इतनी वो चीज़ उनके दिमाग में नहीं छपी जितनी कि वो मेमोरी जब वो खुश हो रहे थे, एथलीट्स के लिए चेयर कर रहे थे. एज वी ग्रू इन टू एडल्टहुड. जैसे जैसे हम एडल्टहुड में आते हैं, वयस्क बनते हैं, विद अकम्पनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके साथ में जिम्मेदारियां आती हैं. डेली ग्राइंड मतलब कि रोजमर्रा की जो कठिनाइयां आती हैं उनके साथ में जुड़ी जिम्मेदारियां आती हैं. लाइन्स ऑफ फ्रॉन स्टार्टेड अपेयरिंग ऑन आवर फोरहेड. फ्रॉन मतलब हमारी माथे के ऊपर लकीरें नहीं आ जाती, चिंता की लकीरें. तो बोल रहे हैं कि हमारे माथे पे चिंता की लकीरें आना स्पष्ट हो गई. वी फॉरगॉट टू इवन स्माइल. और हम मुस्कुराना तक भूल गए. वी ऑल्सो फॉरगॉट टू मेक फ्रेंड्स. हम दोस्त बनाना भूल गए. वी थॉट दैट द प्रोफेशनल्स दैट वी स्पेंड टाइम विद कुड एट बेस्ट बी एक्वेंटेंसेस. बोल रहे हमें लगा कि जिन लोगों के साथ में, जिन कार्य जो हमारे कलीग्स हैं उनके साथ में हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो ये हमारे कम से कम जानकार तो हैं, हम इनसे परिचित तो हैं, कैजुअल फ्रेंड तो हैं. वी कुड नॉट हैव बीन फार्दर फ्रॉम ट्रुथ. हम सत्य से ज़्यादा दूर नहीं जा सकते थे. फ्रेंड्स आर फॉरएवर अ सोर्स ऑफ जॉय. दोस्त हमेशा के लिए ही एक खुशी का सोर्स होते हैं. नाउ दैट वी आर इन द विंटर ऑफ आवर लाइफ्स. अब जब हम अपने जीवन के विंटर में हैं, अपने जीवन की सर्दियों में हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अपनी वृद्धावस्था में, ओल्ड एज में है, वी रियलाइज दैट देयर इज सो मच टू बी हैप्पी अबाउट. तब हमें एहसास होता है कि हमारे पास खुश होने के हजारों रीजंस हैं. हमारे को खुश होने के लिए कोई रीजन ढूंढने की जरूरत नहीं है. हम पल के हर एक पल को जी सकते हैं. The act of waking up in the morning or going about our routine with our hands and feet and many other such acts. बोल रहे हैं कि सुबह उठने का एक कार्य, कि शुक्र है भगवान ने हमें आज का दिन दिखाया. ठीक है, शुक्र है हम अपना रूटीन काम खुद अपने हाथ पैरों से कर पा रहे हैं, हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं है. और ऐसे ही और बहुत सारे चीजें दैट वी कंसिडर्ड म्यूंडेन, जो हमें एक समय पे म्यूंडेन मतलब बोरिंग लगती थी, साधारण लगती थी, रेगुलर लगती थी, इन आवर यंगर डेज आर नाउ सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस. अब यही हमारे खुशी का कारण है, इसी से हमें खुशी मिलती है.
एवरीवन लव्स टू स्पेंड टाइम विद अ स्माइलिंग पर्सन। हर कोई एक खुशमिजाज इंसान के साथ में समय बिताना पसंद करता है। अगर आपका कोई दोस्त है जो हर पल रोता रहता है ना, अपने जीवन की परेशानियों से, तो आप 1 बार 2 बार 3 बार उसको समझाओगे, उसके बात सुनोगे, उसके बाद आप बोलोगे क्या है यार, इसका फ़ोन अवॉइड करो। रोज़ रोज़ की यही बात होती है। हाँ, जितनी बार भी इसको फ़ोन करो या इसका फ़ोन आए तो ये अपनी कहानियाँ लेके बैठ जाता है। क्या है इस बंदे के साथ में टाइम स्पेंड करना? आप नहीं ना पसंद करोगे ऐसे व्यक्ति के साथ में टाइम स्पेंड करना। आपको भी जो एक व्यक्ति खुश मिजाज रहता है, आप तो यार ये बंदा मस्त है, बिंदास रहता है, आप उसको देख के आपको भी खुशी आती है। द वर्ल्ड would be happier if all of us choose to be the lighted candle of Ralph Waldo Emerson। बोल रहे हैं कि दुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी, बहुत ज़्यादा खुश मिजाज जगह बन जाएगी अगर हम सब वो जगमगाती कैंडल बन जाएं राल्फ वॉल्डो एमर्सन की। जो उनकी कोई स्टेटमेंट होगी, व्हेन अ हैप्पी पर्सन कम्स इनटू द रूम इट इज़ एज इफ अनदर कैंडल हैज़ बीन लिट। वो कैंडल बन जाए जो उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट में कहा कि जब एक खुश पर्सन किसी भी रूम में एंटर करता है तो ऐसा लगता है कि एक और कैंडल जग गई है। ठीक है, तो वो कैंडल हमें बनना है, हमें वो खुश व्यक्ति बनना है जो किसी रूम में एंटर करे तो सब लोग उसे देख के खुश हो जाए, अरे वाह ये आ गया, अब तो मस्त मज़ा आ जाएगा। तो ये था पैसेज। आई होप आप सभी बच्चे एग्जाम को बर्डन की तरह लेके नहीं चल रहे होंगे। खुशी खुशी इसको दो, खुशी खुशी मेहनत करो। रो के धो के हमने ये काम नहीं करना। रोने से आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, ड्रेन होगी, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे जल्द से जल्द। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? पेसिमिस्टिक, नेगेटिव है टोन ऑफ द पैसेज। देखो पैसेज की टोन जो है, पैसेज में हमारे जीवन की जो रियलिटी है वो बताई गई। बच्चे होते हैं खुश होते हैं बिना किसी कारण के, व्यसक होते हैं चिंताओं में डूब जाते हैं, पलों को एंजॉय नहीं कर पाते, बूढ़े होते हैं इस चीज़ का रियलाइज होता है कि हमने जब व्यसक थे तब हम खुशी से जीवन जिए ही नहीं, हम उन उलझनों में उलझे रहे और उलझनों में उलझने के वजह से हम जो छोटे छोटे पल थे उनको जीना भूल गए और व्यसक बड़े हो गए, वृद्ध हो गए, तो अब हम हर पल को एंजॉय करते हैं ये सोच के कि चलो शुक्र है हमने आज का दिन तो देखा, चलो शुक्र है हमारे हाथ पैर तो सलामत है, ये सोच के। तो ये क्या है, हमारे रियलिटी का, हमारे समाज का, हमारे रियलिटी का, हमारे जीवन का एक रिफ्लेक्शन है, एक आईना है। तो पेसिमिस्टिक नहीं है, इनडिफरेंट नहीं है, मजाकिया नहीं है, कैसी है, रिफ्लेक्टिव। हमारा आईना है ना, दर्पण है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। What does the author suggest as a key to achieving happiness according to the passage? बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार ऑथर किस चीज को मान रहे हैं कि भाई ये मुख्य चीज है किसी को भी खुशी हासिल करने के लिए। तो उन्हें बोला कि हमें पल में, जिस पल में अभी हम हैं उस पल को एंजॉय करना आना चाहिए। ठीक है, अटेंडिंग अ लाफ्टर क्लब रेगुलरली, लाफ्टर क्लब जाओ आप रेगुलरली। एक तो आपके पास इतना समय नहीं होगा, समय दे पाते तो अपनी हेल्थ के लिए दे लेते। ठीक है, इग्नोरिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशंस एंटायरली, अब ये पॉसिबिलिटी है नहीं, आप स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को पूरी तरीके से नज़रअंदाज नहीं कर सकते। किसी न किसी रूप में स्ट्रेस आपके सामने आएगा ही, लेकिन उस परिस्थिति में भी, विषम परिस्थिति में भी अगर मुस्कुरा के जिए तो ही हम खुश हो सकते हैं। मेकिंग एन एफर्ट टू लिव इन द मोमेंट, हम ये प्रयास करें कि हम उस क्षण में जिए। देखो खुशियाँ बाहर नहीं हैं, मटीरियलिस्टिक खुशियाँ नहीं हैं, खुशियाँ आपके भीतर हैं और जितना आप खुश मिजाज रहेंगे उतना आप चीज़ों को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अवॉइडिंग अर्ली मॉर्निंग एक्टिविटीज़, जल्दी जल्दी सुबह उठ के कोई कार्य नहीं करना, इसको अवॉइड करना है तो हम खुश हो जाएंगे। हाँ, अभी के समय पे तो सुबह उठना भी हमें बड़ी आफत लगता है तो उसके लिए भी हम खुश हो जाएंगे, बट ये राइटर का उद्देश्य नहीं है कहने का। Which example does the author use to illustrate the impact of a cheerful disposition on others? बोल रहे हैं कि किस उदाहरण से ऑथर ने बताया कि भाई खुश मिजाज लोगों का दूसरों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। उन्होंने उदाहरण बताया एक बूढ़े आदमी का जो उनको एयरपोर्ट पे दिखाई दिया, जो बड़ा खुश मिजाज था। उससे सिक्योरिटी गार्ड भी खुश हो गए, सिक्योरिटी पर्सनल्स भी खुश हो गए, ये भी खुद खुश हो गए जो टेंशन लेके बैठे हुए थे। एक तो चिड़चिड़े थे कि भाई सुबह सुबह उठना पड़ गया, ऊपर से प्रेजेंटेशन देनी है यार, है ना, वो भी चिड़चिड़े बैठे थे, लेकिन वो भी उस व्यक्ति को देख के खुश हो गए, बाकी लोग भी खुश हो गए। सो क्या था, चिल्ड्रन प्लेइंग जॉयफुली नहीं, अ चीयरफुल ओल्ड जेंटलमैन एट द एयरपोर्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
Based on the passage, which of the following statements best reflects the central idea about happiness? पैसेज के अनुसार खुशी का मुख्य आइडिया क्या है, बेसिक कारण क्या है खुशी का? तो खुशी तभी मिल सकती है जब हम प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू कर दें. ये करना है, ये करना है, ये करना है, इसके चक्कर में हम कुछ ना कुछ मिस कर देंगे और फिर हम अफसोस जताएंगे, यार उस टाइम पे मैंने ये कर रहा था, मैं उस चीज़ का मज़ा तो ले ही नहीं पाया. राइट? तो बेहतर है जिस पल में आप हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में छूटेगा ही छूटेगा. उस छूट जाएगा, उसके चक्कर में जो अभी मिल रहा है उसको एंजॉय ना करें तो ये कहाँ की समझदारी है? ठीक है. हैप्पीनेस इज प्राइमरली डिराइव्ड फ्रॉम प्रोफेशनल सक्सेस एंड अचीवमेंट्स. इनकरेक्ट है. ये मटेरियलिस्टिक खुशियां हैं, जिस टाइम अचीव कर लिया उस टाइम रहेगी, उसके बाद जब निरंतर उस जगह पे काम करना पड़ेगा तो परेशानी दिखेगी. क्या है? आप जब तक हासिल नहीं हुई तब तक आपके लिए वो खुशी है, जिस दिन हासिल होगी उसके बाद उसकी कदर क्या होगी ये आपको नहीं पता. प्रोफेशनल एक्वेंटेंसेस कैन नॉट बिकम ट्रू फ्रेंड्स एंड सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस. ऐसा ज़रूरी नहीं है. कई लोग प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत सारी खुशियां बांटते हैं, तो ये इनकरेक्ट है. हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड दैट कैन ओनली बी अचीव्ड इन ओल्ड एज. बोल रहे हैं हैप्पीनेस जो है हमारी दिमाग की एक ऐसी मनोस्थिति है जो हम केवल बुढ़ापे में ही अचीव कर सकते हैं. ये इनकरेक्ट है. अचीव हम उसको कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो जब बच्चे होते तब भी तो हमने वो चीज़ पाई होती है, हम उस क्षण में जी रहे होते हैं, हमें नहीं याद होता कि घर पे जाके मम्मी से डांट पड़ेगी. ठीक है, लेट पहुंचेंगे तो या मिट्टी में लोटेंगे तो मम्मी से डांट पड़ेगी, लेकिन हम उस टाइम पे उस पल को एंजॉय कर रहे हैं. राइट? लेकिन एहसास इस चीज़ का हमें ओल्ड एज में होता है, रियलाइजेशन इसका ओल्ड एज में होता है कि हम हर पल को जी सकते हैं. True happiness is found in living in the present moment and appreciating small joys. Option D is correct. According to the passage, how did the author's perspective on happiness change from childhood to adulthood? बोल रहे हैं कि उनका कैसा लगता है, जो ऑथर है वो क्या मानते हैं कि बचपन में कैसा होता था, बुढ़ापे में एडल्टहुड में कैसा होता है, जवानी में युवावस्था में कैसा होता है. खुशी के लिए खुशी का ओपिनियन लोगों का कैसा होता है. The author believed happiness was easier to attain in childhood and impossible in adulthood. ऐसा नहीं है. ये है कि बच्चे जो छोटे होते हैं वो छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं, उनको कोई बड़ी चीज़ें चाहिए नहीं, उनको इतना मटीरियलिस्टिक लगाव है नहीं. The author realized that joy experienced in childhood can be rekindled by appreciating simple pleasures in adulthood. बिल्कुल करेक्ट है. उन्होंने बोला ना कि बचपन में जो हम खुशियाँ पाते थे वो उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करके पाते थे, तो वही चीज़ अगर हम एडल्टहुड में युवावस्था में करें तो हमें तब भी खुशियाँ मिल जाएंगी. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज डैश. जो युवा सीगल था, छोटा बच्चा था सीगल का, युवा था, वो अकेला था. अपने कहाँ पे? अपने घर में हो सकता है, अपने बालकनी में हो सकता है, किसी जगह पे था. ठीक है. His two brothers and his sister had already flown away the day before. उसके दो भाई और एक उसकी बहन, वो तीनों ही ऑलरेडी उससे पिछले दिन ही उड़ के जा चुके थे. He had been afraid to fly with them. उसको डर लगता था उनके साथ उड़ने में. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, brink मतलब कोना, एकदम कोना, और ledge मतलब एक ऊंची सी जगह पे, वर्टिकल जगह पे, एक ऐसे हॉरिजॉन्टल सी चीज़. ठीक है. अब ये किसी कोई प्लैंक भी हो सकता है, लकड़ी का तख्ता भी हो सकता है, कोई पहाड़ी की चोटी भी हो सकती है. ठीक है. तो बोले कि जब वो समहाउ किसी तरीके से उसने छोटे छोटे कदमों से छोटी सी दौड़ लगाई, पीछे से दौड़ के भागता हुआ आया, यहाँ से भागता हुआ आया और यहाँ पर आकर रुक गया. एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स ही बिकेम अफ्रेड. और जैसे ही उसने अपने पंख फड़फड़ाना शुरू करा वो डर गया. द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन डैश. एक्सपांस मतलब होता है किसी भी एक चीज़ का बहुत लंबी दूरी तक विस्तार. जैसे समुद्र है, आप समुद्र के तट पर अगर खड़े होकर दिखेंगे तो आपको दूर दूर तक सिर्फ समुद्र दिखाई देगा और कुछ नहीं. ठीक है. तो वो जो समुद्र का स्ट्रेच था वो कहाँ तक जा रहा था? डाउन डैश, डाउन दी, अब कोई जगह होगी वहां तक जा रहा था. एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन. बोल रहे हैं कि और वहां तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा रास्ता चलना था, मीलों का रास्ता था.
ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम. उसको ये सुनिश्चितता थी, उसको ये विश्वास था कि उसके पंख उसको सपोर्ट नहीं करेंगे. सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट. तो उसने अपना सर नीचे झुकाया और वो वापस उस छोटे से गड्ढे की तरफ चला गया. उस लेज के ऊपर छोटा सा गड्ढा होगा जहाँ पे वो रात को सोता था, ठीक है, तो उस तरफ चला गया. इवन व्हेन each of his brothers and his sister, whose wings were far shorter than his, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. बोल रहे हैं कि जब उसके भाई, दोनों भाई और उसकी बहन जिनके पंख उससे काफ़ी छोटे थे, वो भाग के गए उस कोने तक, उस एज तक, और अपने पंख फड़फड़ाया उनने. और जब वो उड़ गए तब भी उसको इतना करेज नहीं आया, वो इतना साहस नहीं जुटा पाया कि वो ये कदम उठा पाता, वो वहाँ पे उड़ पाता. वो इतना साहस नहीं जुटा पाया. His father and mother had come around calling to him shrilly. श्रीली मतलब गुस्से में. उसके पिता और माता आए, उसको जोर जोर से गुस्से में चिल्लाते रहे. अपब्रेडिंग हिम, उसको निंदा कर रहे थे, उसको डांट रहे थे. थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे. और वो उसको डरा रहे थे कि हम तुम्हें यहाँ पे खाना नहीं ला के देंगे, तुम्हें खुद उड़ना पड़ेगा, नहीं तो तुम भूखे मर जाओगे, ठीक है, ऐसे उसको डरा रहे थे. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. लेकिन अपनी जीवन के लिए वो मूव नहीं कर पा रहा था, वहां से हिल नहीं पा रहा था, उसको इतना डर लग रहा था. दैट वॉज 24 hours ago. अब इस बात को 24 घंटे हो चुके हैं. डैश देन नो बडी हैड कम नियर हिम. तब से लेके अब तक उसके पास कोई नहीं आया. द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर. उससे एक दिन पहले वो पूरा दिन अपने माता पिता को अपने भाई बहनों के साथ में उड़ते हुए देख रहे थे. परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, जो कि अपने बच्चों को, जो उसके भाई बहन थे, उनको उड़ने की कला में परफेक्ट कर रहे थे कि हाँ यहाँ पे तुम्हारी गलती है, ये विंग्स को ऐसे करो वैसे करो, ऐसे उनको परफेक्शन सिखा रहे थे. टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश. और उनको ये सिखा रहे थे कि कैसे वो वेव्स के ऊपर से झटपट से निकले, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और कैसे फिश के लिए गोता लगाए. He had in fact seen his older brother catch his first herring. herring एक तरीके की मछली होती है, छोटी सी और बहुत तेजी से मूव करने वाली. तो उसने अपने भाई को, बड़े भाई को, एक मछली पकड़ते हुए भी देखा और डिवोर इट, उसको खाते हुए भी देखा, इंजॉय करते हुए देखा. स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, एक पत्थर के ऊपर खड़े होके. डैश हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल. और उसके पेरेंट्स जो थे वो उसके इर्द गिर्द सर्कल चक्कर काट रहे थे जब उसके भाई ने ये किया, और बहुत गर्व की आवाज निकाल रहे थे, गर्व से खुशी की आवाज निकाल रहे थे. एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कवर्डिस. बोल रहे हैं. और अगले दिन पूरी सुबह क्या उन्होंने किया, पूरे परिवार ने क्या किया, वो एक बड़ा सा प्लेट्यू था. प्लेट्यू क्या होता है, एक समतल जगह. कहाँ पे, ऑपोजिट साइड जो थी, ऑपोजिट क्लिफ थी, उसके बीच में एक प्लेट्यू वाली जगह थी. वहां से वो लोग उसको पूरे दिन वहां पे वॉक करते रहे, उसको टॉन्ट मारते रहे, उसके डरपोक होने के लिए उसको सताते रहे, टॉन्ट मारते रहे. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज डैश, ऑन हिज एब्रिज मतलब छोटा करना, नज मतलब थोड़ा सा हल्का सा धक्का देना, अपसर्ज मतलब तेजी से बढ़ना, और लेज मतलब कोना. ठीक, लेज मतलब वो जो मैंने बताया ना, एक वर्टिकल किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई हॉरिजॉन्टल चीज हो, ठीक है, उसको बोलते हैं लेज. तो यहाँ पे वो लेज पे खड़ा था ना, ऑप्शन डी इज करेक्ट. The great expanse of the sea stretched down dash and it was such a long way down. तो stretch down beneath मतलब नीचे तक जा रही थी, बहुत लंबी नीचे तक जा रही थी. underneath मतलब किसी चीज के नीचे, ठीक है. अंडर अगेन किसी चीज के नीचे, और above किसी चीज के ऊपर. तो यहाँ पे beneath नीचे तक जाने की बात की जा रही है. ऑप्शन ए इज करेक्ट.
दैट वॉज 24 hours ago, वो 24 घंटे पहले की बात है. तब से लेके देन nobody had come near him, तब से लेके अब तक कोई नहीं आया, तो since then nobody has come near him. Option D is correct. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. Standing on a rock, dash his parents circled. तो उसके पेरेंट्स क्या करे थे, उसको सर्कल करे थे. तो वाइल जबकि, ठीक है, तो उस दौरान में जब वो खा रहा था, उसने फिश कैच करी और उसने वो फिश खाई, तब उसके पेरेंट्स क्या कर रहे थे, उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे और प्राउडली खुशी मना रहे थे. सो ऑप्शन ए वाइल इज करेक्ट. नो सूनर डिड शी शाउटेड. देखो नो सूनर के साथ में डिड का प्रयोग जब होता है तो वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में आती है, ठीक है. तो शाउटेड की बजाय क्या आएगा, नो सूनर डिड शी शाउट दैन द थीव्स रैन अवे लीविंग ऑल द ज्वेलरी ऑन द टेबल. कि जैसे उसने शोर मचाया वैसे ही चोर क्या किए, भाग गए. ठीक है. सो नो सूनर डिड सी शाउट्स नहीं आएगा, डिड शी शाउट डज नहीं आएगा, हैड नहीं आएगा, नो सूनर डिड शी शाउट. ऑप्शन डी इज करेक्ट. मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आर नेवर सॉल्व डेली बाय हिम. बाय के बाद में जो होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, तो हिम का क्या बन जाएगा, ही. अब क्या नहीं करता वो, नेवर सॉल्व्स. वो अक्सर नहीं करता ना, डेली बेसिस पे नहीं करता. नेवर सॉल्व्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स डेली. ही नेवर सॉल्व्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स डेली. ऑप्शन ए इज करेक्ट. सॉल्व्ड, वो पहले कर नहीं चुका, पास्ट की बात नहीं है, ठीक है. सो ही हैज सॉल्व्ड, यहाँ पे हैज सॉल्व नेवर मैथमेटिकल प्रॉब्लम, ग्रामर ही पूरी गलत है. ही सॉल्व नेवर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स इनकरेक्ट है. ही सॉल्व्स नेवर इनकरेक्ट है. My colleagues have lacked the conscience needed to be morally correct on this grave issue. अब यहाँ पे जो भी एरर है वो हमें फाइंड आउट करना है. अब देखो ग्रामेटिकली तो ये करेक्ट है, ग्रामेटिकली यहाँ पे कोई एरर नहीं दिख रहा, ठीक है. स्पेलिंग देख लेते हैं. माई कलीग्स के स्पेलिंग इनकरेक्ट है. कलीग्स के स्पेलिंग क्या होते हैं, COLLEAGUES कलीग्स, ठीक है. हैव लैक द कंसाइंस मतलब सूझबूझ, समझ. उनके अंदर इतनी समझ नहीं है कि इस मसले पे, इस इतने अहम ग्रेव इशू के ऊपर, इतने महत्वपूर्ण मसले के ऊपर मॉरली करेक्ट कैसे हुआ जाए, ठीक है. तो उतनी समझ नहीं है उनके पास में. तो कंसाइंस के करेक्ट है, नीडेड के करेक्ट है, मॉरली के करेक्ट है, करेक्ट ऑन दिस ग्रेव इशू. बाकी सब स्पेलिंग करेक्ट है, केवल कलीग्स के स्पेलिंग इनकरेक्ट है. When Mayank came, I shall go with him to the circus. When Mayank came, जब वो आया मतलब पास्ट की बात होगी, ठीक है. लेकिन ये आगे बोल रहा है I shall go, मैं जाऊंगा. जब वो आया तब मैं जाऊंगा या जब वो आएगा तब मैं जाऊंगा. तो when Mayank comes, I shall go with him to the circus. जब वो आएगा मैं तब जाऊंगा, ठीक है. तो सिंपल फ्यूचर टेंस यहाँ पे यूज होगा. प्रेजेंट टेंस में हमने फर्स्ट पार्ट बोलना है, कंडीशनल क्लॉज है कि जब वो आएगा. व्हेन मयंक कम्स, तो केम की बजाय क्या हो जाएगा, कम्स. ऑप्शन बी में एरर है. बाइट द बुलेट का मतलब होता है कठिन परिस्थिति को, तकलीफ को झेलते हुए आगे बढ़ना, ठीक है. चलिए देखते हैं. टू टेक अ रिस्क यानी कि कोई खतरा मोल लेना, इनकरेक्ट है. टू एंजॉय समथिंग इमेंसली, किसी चीज का आनंद लेना, इनकरेक्ट है. टू एंड्योर अ पेनफुल सिचुएशन, बिल्कुल करेक्ट है. किसी कठिन परिस्थिति को झेलते हुए आगे बढ़ना. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऑकवर्ड का मतलब होता है बड़ा अजीब, बड़ा अनकोऑर्डिनेटेड, अनकंफर्टेबल. इसका एंटोनिम क्या होगा, बड़ा ही एलिगेंट, बड़ा ही पॉइज्ड, बड़ा ही स्मूथ, ठीक है. तो क्या हो गया, ग्रेसफुल. ऑप्शन ए इज करेक्ट. इसका मतलब होता है बहुत एलिगेंट, बहुत ही स्मूथ. मीनिंगफुल मतलब सार्थक, जिसका अर्थ निकलता हो, सिग्निफिकेंट. तो उसका ऑकवर्ड से कोई लेना देना नहीं है. इनोसेंट मतलब मासूम, ठीक है. इसका भी ऑकवर्ड से कोई लेना देना नहीं है. ह्यूज मतलब बड़ा, इसका भी ऑकवर्ड से कोई लेना देना नहीं है. Select the most appropriate antonym of the underlined word in the given sentence. ठीक है. अंडरलाइन वर्ड है जुबिलेंट का मतलब होता है किसी चीज की आप सेलिब्रेशन करें, खुशी मना रहे हैं, ठीक है. किसी चीज में आप जीते हैं, उस चीज की आप खुशी मना रहे हैं. तो ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस अ जुबिलेंट क्राउड फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री cheered and wept.
बोल रहे हैं इंडिपेंडेंस के दिन पे पूरे देश भर से जुबिलेंट मतलब खुश, बड़ा ही प्रफुल्लित एंजॉयबल क्राउड जो था वो क्या कर रहा था, खुश हो रहा था, चीयर कर रहा था और साथ साथ में खुशी के आंसू बहा रहा था। ठीक है, अब एंटोनिम क्या होगा जुबिलेंट का उल्टा, एक तो बड़ा खुश मिजाज व्यक्ति है, दूसरा क्या हो गया बड़ा उदास या सैड व्यक्ति। ट्रायम्फेंट, ट्रायम्फेंट मतलब कोई विजयी हो गया, कोई जीत गया। क्रिप्टिक, क्रिप्टिक मतलब बड़ा ही रहस्यमय। इलेटेड मतलब उल्लासित, ठीक है, ओवरजॉयड। और ग्लूमी, ग्लूमी मतलब सैड, ठीक है, उदास। सो यहाँ पे ऑप्शन डी ग्लूमी इज करेक्ट। इट इज रेनिंग अ लॉट इन अप्रैल एंड मई बट दिस समर इज वेरी ड्राई। बोल रहे हैं कि अप्रैल और मई में बहुत ज़्यादा बारिश होती है लेकिन समर जो है वो बहुत सूखा होता है। तो ये एक जेनरिक स्टेटमेंट है ना, आमतौर पे सामान्य रूप पे होने वाली घटना के बारे में बताया गया कि आमतौर पे अप्रैल और मई में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और गर्मियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा खुश्क होती हैं, सूखी होती हैं। तो इट रेन्स अ लॉट इन अप्रैल एंड मई, जब आप जेनरिक स्टेटमेंट बोलेंगे तो क्या होगा, इट रेन्स अ लॉट। वॉज रेनिंग अ लॉट, उस टाइम पे बारिश हो रही थी, नहीं, उस टाइम पे बारिश नहीं हो रही थी, अक्सर होती है। इट विल रेन्स अ लॉट, रेन्स के साथ में विल नहीं आएगा, इनकरेक्ट है। इट रेन्स अ लॉट इन अप्रैल में, ऑप्शन सी इज करेक्ट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है, पर्सन हु कन्फर्म्स टू एक्सेप्टेड बिहेवियर और एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस, यानी कि जो आमतौर पे लोग, एक तो होता है ना कि कुछ हमारे रीति रिवाज है, नियम है, सोचने के तरीके हैं, कुछ लोग उनके बिल्कुल विपरीत सोचते हैं, ठीक है, उन नियमों को, रीति रिवाजों को नहीं मानते, तो वो क्या हो गए, रिबेल हो गए, ठीक है। लेकिन जो लोग उनको मानते हैं उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलते हैं कन्फर्मिस्ट। क्या बोलते हैं, कन्फर्मिस्ट। साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट मतलब मनोवैज्ञानिक। कन्फर्मिस्ट मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो आम तौर पे जो हमारे रीति रिवाज है, आम तौर पे जो हमारा व्यवहार करने का तरीका है उसके अनुरूप काम करे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट समाजवादी। रिबेलिस्ट, रिबेलिस्ट मतलब विद्रोही। तो यहाँ पे ऑप्शन बी कन्फर्मिस्ट इज करेक्ट। द फील्ड्स रिमेन बैरन, बैरन मतलब बंजर, ठीक है, एंटोनिम बताना है। डिस्पाइट द एफर्ट्स ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, बोल रहे हैं कि हालांकि लोकल प्रशासन ने, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने बड़े प्रयास किए पर वो जमीन फिर भी बंजर ही रही। तो बंजर का विपरीत क्या होता है, उपजाऊ। स्टेरिल, स्टेरिल मतलब भी बंजर ही होता है। अनफॉरगिविंग मतलब जो माफ करने लायक ना हो, जो हार्श हो, कठोर हो। डैम्प मतलब गीला। फर्टाइल मतलब उपजाऊ। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इट इज कंसिडर्ड अ ग्रेट फिनोमिना इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, की इकोनॉमिक्स की फील्ड में ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ा फिनोमिना है। तो फिनोमिना के स्पेलिंग में मिना नहीं होता, फिनोमिना होता है PHENOMENA, ए भी नहीं आएगा यहाँ पे, MENA, फिनोमिना। फिनोमिना आई नहीं आता, एफ बिल्कुल नहीं आता, PHY नहीं आएगा, NA नहीं आएगा, क्या होगा, PHENOMENA, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेरेंडिपिटी, इसका मतलब होता है, इसका एंटोनिम बताना है, इसका मतलब होता है बहुत ही सौभाग्य। बाय चांस बहुत खुशियां मिल जाए तो आप क्या बोलते हैं, मेरा सौभाग्य है, ठीक है। इसके एंटोनिम क्या होएगा, दुर्भाग्य। टेंजिबिलिटी, टेंजिबिलिटी मतलब जो चीज आप टच कर सकते हैं, टचेबल है। मिसफॉर्च्यून मतलब दुर्भाग्य। परमानेंसी मतलब कि जो चीज स्थायी है। और ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति। तो यहाँ पे ऑप्शन बी मिसफॉर्च्यून इज करेक्ट। ग्लैड, ग्लैड मतलब खुशी। तो एंटोनिम क्या होगा, दुख। जाइव, जाइव का मतलब होता है नृत्य। इनोसेंट मतलब मासूम। सैड मतलब दुखी। हॉन्ट मतलब परेशान करना या डराना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सैड इज करेक्ट। इट इंक्लूडेड अ कार्बन टैक्स ऑन फॉसिल फ्यूल्स, इसमें एक कार्बन टैक्स भी शामिल है फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर। एंड इंसेंटिव्स फॉर बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स टू अडॉप्ट ग्रीन प्रैक्टिसेस, और जो बिजनेसेस या जो व्यक्ति ग्रीन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हैं यानी कि ग्रीन इनिशिएटिव्स लेते हैं उनको इंसेंटिव्स मिलेंगे। तो इट मतलब क्या, किस में इंक्लूडेड है, किस में इंक्लूडेड है कि क्लैरिटी नहीं मिल रही, हमें आंसर नहीं मिल रहा। तो ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, यहाँ पे ए चलो फर्स्ट स्टेटमेंट है भी नहीं। The new policy aimed to reduce carbon emissions and promote renewable energy sources, बोल रहे हैं कि जो ये नई पॉलिसी है इसका मुख्य उद्देश्य है कार्बन एमिशन को कम करना और
रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को और ज़्यादा बढ़ावा देना। However, supporters of the policy argued that it was necessary to address the urgent threat of climate change. बोले हालांकि जो भी इस पॉलिसी के सपोर्टर हैं उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी है कि हम तुरंत प्रभाव से क्लाइमेट चेंज के खतरे को एड्रेस करें, उससे डील करें एंड क्रिएट अ सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर द प्लैनेट, और हमारे भविष्य के लिए एक बेहतर, हमारे प्लैनेट के लिए एक बेहतर सस्टेनेबल फ्यूचर बनाए। The policy faced opposition from some industries and political groups who argued that it would hurt the economy. बोल रहे हैं कि इस पॉलिसी का कुछ इंडस्ट्रीज ने, पॉलिटिकल ग्रुप्स ने अपोज किया, इसका विद्रोह किया और ये तर्क दिया कि हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाएगा। अब देखो, ये हो गई जो पॉलिसी के सपोर्ट में है उनकी बात, सी होगी पॉलिसी के सपोर्ट में है उनकी बात, डी होगी जो पॉलिसी के अगेंस्ट में है उनकी बात। सी में हाउएवर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हाउएवर बोलते हो मतलब पहले किसी चीज को आपने बोला होगा, उसका काउंटर करने के लिए आप हाउएवर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले आपने ऑपोजिशन की बात बताई और फिर उसके बाद में आपने सपोर्ट वालों की बात बताई, तो डी के बाद में सी आएगा। क्लियर हो गया इतना सा फंडा, ठीक है। डी के बाद में सी आएगा। अब नई पॉलिसी का उद्देश्य बताया गया, तो यहाँ पे ये हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट होगा जिसके अंदर शामिल है कार्बन टैक्स। तो बी फर्स्ट, ए सेकेंड और डी सी। BADC option A is correct. The music filled the room with a lot of happiness. A lot of happiness को one word में आप क्या बोलेंगे? Expressing joyful melodies that brought smiles to everyone's faces. बोल रहे हैं कि जो म्यूजिक था उसने रूम जो है, रूम का माहौल जो है बड़ा ही खुशमय कर दिया, सब लोग खुश हो गए और सब लोग वहां पे क्या दर्शा रहे थे? जॉयफुल मेलोडीज। मेलोडीज क्या होता है? धुनें जो होती हैं, गाने जो होते हैं, तो खुशनुमा गाने वहां पे दिखाए जा रहे थे, लोग उसको एंजॉय कर रहे थे और सबके चेहरों पे मुस्कान आ गई थी। तो सरप्राइज, सरप्राइज मतलब अचानक से होने वाली कोई चीज, जॉय मतलब आनंद, एक्साइटमेंट मतलब उत्साह, फियर मतलब डर। तो यहाँ पे केवल जॉय है जो हैप्पीनेस से रिलेटेड है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस को बताता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। A play is being staged by our group this evening. By के बाद में जो आएगा वो क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट। तो our group क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। Our group is staging a play this evening. A play staged our group this evening. Play ने हमारे ग्रुप को नहीं स्टेज करा, हम स्टेज कर रहे हैं, रूपांतरण कर रहे हैं नाटक का। Our group stages, अक्सर नहीं करता हमारा ग्रुप स्टेज। Our group is staging a play this evening. Option C is correct. That's all. आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।